अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक नया हफ्ता गुजारने की बल्कि मनाने की आप लोगों ने खूब तैयारी भी कर रखी होगी। नया हफ्ता है, नया दिन है और नए जज्बे के साथ हमेशा दिन का आगाज़ करना चाहिए और अपने काम काज पर निकलना चाहिए और वो भी पॉजिटिविटी के साथ। हमेशा की तरह आज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ किसी अच्छी बात के साथ ही करेंगे ताकि आपका दिन भी अच्छा गुजरे, आने वाला जो वक्त है वो अच्छा गुजरे और हमारा दिन भी अच्छा गुजरे। कहा जाता है, बचपन में हमें कहा जाता था, बल्कि अभी भी कहा जाता है कि मेहनत में अज़मत है और हमारी ज़िंदगी के तमाम काम मेहनत ही से आसान होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जादू है जो लोगों को बुलंदियों पर ले जा सकता है। और ये सब बातें बजा हैं, लेकिन अगर इन सब बातों को पेश नज़र रखते हुए आप ये कहें कि आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी, तो हमारे देखने वालों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी या फिर शायद आप लोगों को रायगानी का बराबर पता ही नहीं है या अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि ये बातें नामुकम्मल सच्चाई होती हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं है या हम जितनी ज़्यादा मेहनत कर ले रायगा नहीं जाएगी। वाकई रायगा नहीं जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। जिस तरह के आप ज़मीनी जो हक़ाइक़ होते हैं ना, उनको नज़रअंदाज करते हुए आपको लग सकता है कि आपने कोई गलत समत में चले गए हैं ना, फिर कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर लगा देंगे, वो आपकी मंजिल ही नहीं होगी, तो फिर तो आपकी मेहनत रायगा जाएगी ना। हमारे लाइफ में बैरूनी अवामिल का बहुत अमल दखल होता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करें मगर आपको आपकी मेहनत के बराबर रिवॉर्ड भी मिल जाए। ये एक अलग बात है कि किसी भी काम में ईमानदारी और लगन से लगे रहने की वजह से ना आप में सब्र पैदा हो जाएगा, आपका एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा, या ऐन मुमकिन है कि आप में मुस्तकिल मिजाजी भी आ जाए। मगर लाजमी नहीं है कि आपको वो मिले जो आप सोच कर बैठे हुए हैं, और लाजमी नहीं है कि आपको आखिर में नाकामी या फ्रस्ट्रेशन देखने को मिले। पॉसिबिलिटीज़ चेंज होती रहती हैं, इसीलिए तवक्कुआत जब भी लगाएं ज़मीनी हक़ाइक़ को अपने जहन में रख कर लगाएं, वरना आपकी तमाम तर बातें हवा में तीर चलाने जैसी ही होंगी। आप मेहनत के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से मजबूत इंसान है, मगर कामयाबी के लिए आपको अंदरूनी दुनिया ठीक करने के साथ साथ ना अपनी बैरूनी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है ना, उसमें भी साजगार माहौल पैदा करना होगा जो आपके मेन आइडिया ऑफ सक्सेस को सपोर्ट कर सके, जो आपके लिए आपके रास्ते हमवार कर सके। ना कि महज हम कुएं के मेंढक बनते रहते हैं और दिन रात अपनी इसी छोटी सी मदार में छलांगे लगाते रहते हैं, और हम जो इतना बड़ा कह ले कि वर्ल्ड है, दुनिया है, उस तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। हम सिर्फ अपनी, कहते हैं ना, डेढ़ इंच की हम लोग अपनी मस्जिदें बना लेते हैं और उसे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा या कह ले कि हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें। उन चीज़ों को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के एतबार से देखें कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसका हमें लॉन्ग टर्म कितना फ़ायदा होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है। अपनी मेहनत पर सवाल खड़े ज़रूर करें कि मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरी मेहनत वाकई मुझे इस सिमत की तरफ लेकर जा रही है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ। अगर नहीं तो वो फ़ौरन काम वहीं पर रोक दें और अपने लिए सही रास्ता इंतखाब करने की कोशिश करें। और ये भी सोचें कि क्या मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के बजाय अपना काम स्मार्ट वर्किंग के ज़रिए भी कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अब तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं इंटरनेट की वजह से कि आप स्मार्ट वर्किंग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये सवालात बड़े ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम लकीर के फ़कीर बनकर अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से सवाल किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते हैं। और ये बात आप समझने के लिए आपको मुआशरे में बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी जिनसे ये हमें साफ वाज़े भी हो जाएगा कि सही सिमत में काम ना करने वालों की मेहनतें किस तरह रायगा जाती हैं। तो खुदारा महज इस मोटिवेशनल नारे के ज़मन में मत रहें कि मेरी कोई भी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अपना नुकसान होने से ख़ुद को बचाएं, ज़िंदगी में स्मार्ट बनने को तरजीह दें।
स्मार्ट फिजिकली स्मार्ट मैं नहीं बोल रही हूँ, वो भी आपको होना चाहिए। सेहत अच्छी होगी, आप फिट रहेंगे तो आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट है कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हैं। कभी कभी किसी सिचुएशंस में हमें हार्ड वर्किंग की ज़रूरत नहीं होती, हमें स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत होती है। स्मार्ट वर्किंग तब आती है जब आप मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा ले रहे होते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, दुनिया में देख रहे होते हैं कि क्या क्या कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजी से आशना हो रहे होते हैं, उससे मालूमात ले रहे होते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में ये इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। स्मार्ट वर्किंग ये होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हार्ड वर्किंग ही करते करते कामयाब हो सकते हैं, आप स्मार्ट वर्किंग करके भी कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने भी किए हैं। आपको सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चीज़ें, यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ें आपको इस तरह की मिल जाएंगी स्मार्ट वर्किंग के हवाले से, स्मार्ट बिजनेस के हवाले से। ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि आप स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स में इतना कुछ आ जाता है कि आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए हार्ड वर्किंग करने से बेहतर है कि स्मार्ट वर्कर बना जाए। उसके लिए आपको अपना दिमाग खोलना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, ख़ुद को भी और ज़माने को भी। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद सेहत के हवाले से ही बात कर लेते हैं। और अब हमने बात करनी ख़वातीन की सेहत के हवाले से। एक वक्त था, मुझे याद है कि जब कुछ ऐसी मुहलिक बीमारियां होती थी जिनके बारे में बात की जाती थी, या कहा जाता था कि एक सर्टेन एज आती है और जिसमें कुछ मखसूस बीमारियां ना उनका शिकार होती हैं, और वो भी बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं। लेकिन अब उम्र की कोई कैद नहीं है। कम उम्र बच्चियां भी मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रही हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात भी है। और अगर बात करें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, जिसे हम आम ज़ुबान में PCOS कहते हैं, और ये बीमारी ख़वातीन में बांझपन की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है, और इससे बहुत सी नौउम्र लड़कियाँ मुतासर हो रही हैं। और ये 16 साल की उम्र की ख़वातीन में सबसे आम हार्मोनल आर्ज़ा है। PCOS या एक और मर्ज़ PCOD वाली हर औरत मुख्तलिफ तरीके से मुतासर हो रही है, क्योंकि हर बीमारी जो है ना डिफरेंट बॉडी को वेरी करती है। मतलब अगर मुझे साइंस एंड सिम्टम्स कुछ और आ रहे हैं तो किसी और को कुछ और आ रहे होंगे। नींद मुतासर होती है, चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। PCOS या PCOD इन दोनों अमराज को रोकने या हालत को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए हर औरत को इन अमराज से अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से हम बहुत सारा हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब हो सकता है। तो हमने आज बात करनी है कि हम अपने डाइटरी हैबिट से, डाइटरी पैटर्न को बेहतर करके किस तरह इन बीमारियों से, ख़ास तौर पर PCOS से बच सकते हैं। या अगर किसी को PCOS है तो वो कौन सी डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करे और कौन सी डाइट का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दे। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर उम्मे फरवा मौजूद है, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर उम्मे फरवा, आपको वेलकम कहती हूँ जागलो हार में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर उम्मे, सबसे पहले तो बताइए कि PCOS के लिए कौन सी डाइट बहुत बेनिफिशियल है, उससे बचने के लिए कौन सी डाइट हमें खानी चाहिए? अच्छा, जिन फीमेल्स में, अब क्योंकि इसमें जिस तरह आपने ऑलरेडी शेयर किया कि ये हम ये नहीं कह सकते कि एक सर्टेन एज में होगा। जब भी बच्चियाँ रिप्रोडक्टिव एज में एंटर होती हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसके बाद अब हमें इवन 12-13 साल की भी पेशेंट्स ऐसी मिलनी शुरू हो गई हैं जिनके अंदर हमें PCOS के सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं। ओके। बाज़ का बहुत जो है वो क्लियरली अगर हम उनका ओवरियन स्कैन करें तो उसमें सिस्ट इतनी प्रोमिनेंट हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन सिम्टम्स सारे मौजूद होते हैं, जिस तरह चेहरे पे बाल हो जाना, एक्ने का होना। बात सूरतों में ऐसे भी होता है कि पेशेंट में और कोई हमें सिम्टम नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन उसका वेट स्टैटिक हो जाता है। अच्छा। वेट एक जगह स्टक हो जाता है, पेशेंट कंप्लेन करते हैं जी वज़न कम नहीं हो रहा। इन सब में जो सबसे जो मेजर इसकी रूट कॉज है ना, वो है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करे, बिल्कुल चलना फिरना नहीं, बिल्कुल आप लेज़ी होके बैठे हुए हैं और गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक बहुत मिसकंसेप्शन पहले जो लोगों में अभी तक बल्कि चलती आ रही है कि चिकन खाने से जो है हार्मोनल चेंज और ये सारा कुछ हो रहा है, जबकि ये जो इसकी मेन रूट कॉज है वो हमारे रिफाइंड कार्ब्स हैं और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी मेजर रूट कॉज ये है
अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स। अगर हम ये कहें कि कोई एक सर्टेन खाने हम वाली तो उस चीज बेचारे बुरी है, चिकन को जो खुद नहीं खड़ी हो सकती, हम उसके ऊपर सारा जिम्मा डाल देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी it's डाल good देते हैं कि quality इसकी वजह से protein। हमारे ना लड़कियों के हार्मोन जो है ना वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें भी ये कि बहुत सी उसके अंदर इस तरह की नेचुरल चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें तो पीसीओएस जो है वो मैनेजेबल है। अच्छा, ऐसा okay। नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, इट इज़ मैनेजेबल। और बिल्कुल इस तरह भी नहीं है कि जी फीमेल्स बिल्कुल ही लाइक बांझपन का शिकार हो जाएंगी, बच्चे नहीं होंगे। बहुत सी पेशेंट्स जिन्हें पीसीओएस था उन्होंने वो ट्रीटमेंट कराया अच्छे तरीके से। हाँ। और ये भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि अगर आपके ऑलरेडी आप नॉर्मल थे, आपके बच्चे हो भी गए, यू गॉट मैरिड, शादी से पहले आपको ऐसा इशू नहीं था तो बाद में नहीं होगा। इवन इट कैन हैपन लेटर एज वेल, आफ्टर मैरिज। जी बिल्कुल, तब भी हो सकता है, बच्चे की पैदाइश के बाद भी हो सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम रूटीन में अपना स्कैन नहीं करवाते। बहुत कम फीमेल्स हैं जो रूटीन एग्जामिनेशन अपना करवाती हैं। करवाते रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई चेंजेस हैं या आपकी फिजिकल अपीयरेंस में आपको ये चेंजेस नजर आए कि कोई फेशियल हेयर ग्रोथ, अब नॉर्मली फीमेल्स करती क्या, पीसीओएस हुआ, चेहरे पे बाल हो गए, लेजर्स करवा लेंगी, लेकिन जो अंडरलाइंग हमारा कॉज है हमने उससे नहीं छेड़ा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डाइट में अपनी बहुत ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल जो है उससे गुरेज करें। कई लोग जो हैं वो फिर अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स जो है उस पर चल पड़ते हैं। जिस तरह वो कहेंगे हमें ड्रास्टिक वेट लॉस चाहिए, या तो वेट लॉस इंजेक्शन आजकल बड़े जो है वो फेमस है, जबकि एफडीए ने उससे प्रूव किया है डायबिटीज के पेशेंट के लिए, जिस तरह ओज़ेम्पिक है। हाँ। लेकिन उसको वेट लॉस जो है वो हमारे दूसरे उन्होंने इंडिविजुअल्स के लिए उससे प्रूव नहीं किया। लेकिन हम तो फिर हर दौड़ में शामिल हो जाते हैं है ना कि यहाँ पे बहुत से जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और लोग उसे अडॉप्ट भी कर रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप अपनी डाइट को करेक्ट कर लें, और वो भी ये उसमें इम्पॉर्टेंट है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए नहीं, बल्कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आ गए हैं तो इट मीन्स कि आपको लाइफ लॉन्ग इसकी मैनेजमेंट पे रहना पड़ता है, अदरवाइज दे कीप ऑन कमिंग बैक। अच्छा, तो यहाँ तो हम उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो खाते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डाइट और एक्सरसाइज जो है उस पर फोकस करें। लेकिन डाइट में मुझे बताइए कौन सी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो अगर खुदा ना खासा अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम आपको है जो हमें देख रहे हैं तो वो अपनी डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड करना शुरू कर दें। दालचीनी का इस्तेमाल करें, सिनेमन बहुत आम हमारे घर में गरम मसाले में मौजूद होता है। आप दालचीनी का पाउडर बना लें, उसका कावा इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और फीमेल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फेन्यूग्रीक सीड्स होते हैं जिन्हें मेथरे बोलते हैं, हाँ, उसका इस्तेमाल करें। सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करें। ये सारे इस तरह के हमारे नेचुरल जो हैं वो कुछ फूड सोर्सेज हैं जिसके अंदर इसकी मैनेजमेंट मौजूद है, इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। इससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। नॉर्मली पहले तो ये किया जाता था कि मेटफॉर्मिन, जिस तरह हमें ओवर द काउंटर जाके वो मिल जाती है ग्लूकोफेज के नाम से भी, हम यूजुअली पेशेंट्स को वो रिकमेंड करते थे, ठीक है। लेकिन अब टाइम के साथ और इतने सप्लीमेंट्स आ गए हैं कि अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो हमें वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सीड्स मैंने सुना है कि सीड्स जो जितने भी पंपकिन सीड्स हैं या बाकी सीड्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए या उसको मैनेज करने के हवाले से। जी बिल्कुल करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि देखिए उसमें ना एक तो फाइबर होता है, हम जिस तरह बोलते हैं अगर पीसीओएस है तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से जाएं। अब लोगों को नॉर्मली लगता है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हमने सिर्फ चौकर की रोटी ही है, जबकि अगर आप किडनी बीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी फाइबर तो उसके अंदर भी आ जाता है। तो एक अच्छा जो आपका डाइटरी पैटर्न है, जिस तरह अगर ब्रेकफास्ट में आप पहले फ्राइड एग या ऑमलेट खाते हैं, आप उसको रिप्लेस कर लें बॉइल्ड एग वाइट्स के साथ। इस तरह हम फैट कंजम्पशन को कम कर लें। अगर आप वाइट ब्रेड खाते हैं तो आप उसको रिप्लेस करें ब्राउन ब्रेड के साथ या मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ। और जो आपका घर में अगर खुले दूध का भी कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसकी बलाई को 2 दफ़ा रिमूव करके उसका स्किम मिल्क बना सकते हैं। जितने भी फैट के सोर्सेज हैं उससे अवॉइड करें और कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब नहीं कि आपने रोटी चावल ये बिल्कुल ही खाना छोड़ देना है, क्योंकि ये हमें एनर्जी के लिए फिर भी रिक्वायर्ड है। अगर हम अपनी डाइट से इसको भी बिल्कुल ही निकाल देंगे तो फिर वही जो हेयर फॉल का इशू और बहुत सारे मसाइल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का मेन काम है
हमारी बॉडी की रिपेयर एंड डेली जो वेयर एंड टेयर होती है, उसको रिपेयर maintain करना, हाँ। अगर हम प्रोटीन को सोलली एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेंगे, जिस तरह अक्सर पेशेंट बिल्कुल ही प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, तो वो भी अपने साथ गलत करते हैं। तो ठीक है। आपका एक बैलेंस डाइट होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इन बिटवीन मील्स आप स्नैक लें जिसके अंदर फ्रूट लें, लेकिन फ्रूट जूसेस को अवॉइड करें। अच्छा, लेकिन प्रोटीन आपने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोटीन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है, प्रोटीन में क्या आ सकता है? अंडे की सफेदी, ठीक है। आप लो फैट मिल्क और योगर्ट जो है बिल्कुल लाइक बलाई के बगैर जो है दूध और दही का इस्तेमाल करें। इसके अलावा चिकन और फिश। अच्छा, फिश, ओके। फिश जो है वो अभी तो सीजन भी है, तो इसमें भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन और बीफ का इस्तेमाल ना करें। मटन जो है वो हमारा मीडियम फैट में आ जाता है। अगर तो आप बिल्कुल उसके कोई वो लीन पोर्शन ले रहे हैं इस तरह का जिसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है, फिर ले सकते हैं, बट स्टिल वही पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी हथेली के साइज का एक जो है ना वो मीट का पीस होना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं। कि अगर वो आप हड्डी वाला पीस ले रहे हैं तो वो भी आपकी हथेली के साइज का, अगर आप बोनलेस ले रहे हैं तो तब भी इतना। अब हथेली मींस इतना, लाइक वो हमारा 3 ऑन्स का तकरीबन बनता है एक बोटी, बस इससे ज्यादा उसको एक्सीड ना करें। लेकिन इसके साथ एक मेजर पोर्शन आपका सब्जियों का होना चाहिए। अच्छा, जिसके अंदर आप आलू का इस्तेमाल ना करें। आलू का इस्तेमाल ना करें। उसको आप सब्जी के तौर पे ना खाएं। अगर आपने कार्ब्स रिस्ट्रिक्शन पे हम जा रहे हैं तो आलू, रोटी या चावल, इसमें से आपने कोई एक चीज का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इन तीनों में से एक का इस्तेमाल करना है, तीनों का इस्तेमाल नहीं करना है। या जिस तरह अगर मकई भी है, अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हम तो हेल्दी स्नैक्स ले रहे हैं, लेकिन वो हेल्दी स्नैक्स का भी पोर्शन इतना बड़ा हो जाता है कि कैलोरीज जो हैं एंड में वो आपकी फिर ज्यादा ही बन रही होती हैं। सो हम जब भी आप अपनी एक जो प्लेट बनाएं उसके अंदर आपका मेक श्योर आपने करना है कि उसमें प्रोटीन भी है, उसमें हमारी नशास्ता वाली या कार्ब्स वाली कोई चीज़ भी है, और सब्जी का लेकिन उसमें मेजर पोर्शन। अच्छा, सब्जी का मेजर पोर्शन होना चाहिए। आपने फाइबर से जो है वो उसी का तो पोर्शन नहीं होता हमारी प्लेट के अंदर, वही सबसे कम होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं हमें वो सैलड भी, आपको कोई फैंसी सैलड नहीं चाहिए। आप सिंपल रूटीन के खीरे, गाजर, मूली, ये चीजें जो हमें हमारे सीजनल आराम, हमें सब्जी ये भी सैलड है और ये भी आपके लिए फाइबर के लिए बहुत है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने वो आइसबर्ग लेटस और ऑलिव्स और एलेपिनोस वो फैंसी बना के सारा ऊपर सॉसेस डाल के फिर आपने कहा ना आप ये खीरे, मूली, गाजर ये भी आप चुकंदर उसमें डालें और ऊपर नींबू निचोड़े और अच्छा खासा बन जाएगा। जो है वो इतनी अच्छी है कि उससे आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो एनहांस होता है। और वो सबसे कह लें कि बेहतरीन सोर्स है डाइट में वजन कम करने का। थायराइड फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्रीवेट कर रही होती हैं इस, अगर पीसीओएस की बात कर रहे हैं तो डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी उस बीमारी को ज़्यादा लेके चलती है? हमारे रिफाइंड कार्ब्स। ओके, क्योंकि उससे रिफाइंड कार्ब्स में क्या क्या आ जाता है? एक तो हमारा जो घर में सफेद मैदे का आटा जो है, चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, ओके, ये सारी जो चीज़ें। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है। डेली बेसिस पे जितनी हमारी डाइट इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही साथ फिजिकल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करें कि आपको उसमें ये भी अब ज़रूरी नहीं है कि जी आपने डेली कोई जिम जाके ही करना है, यू हैव टू डू पिलाटीज और एनी सच वर्कआउट। आप सिंपल अगर डेली 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी करने, यानी तेज़ वॉक कर लें, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अच्छा। और अगर ठंड है, आपको ये लग रहा है कि हम इसमें बाहर नहीं जा सकते, तो अब तो जहां आप मोबाइल और इतनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप होम बेस्ड अपना जो वर्कआउट है आप वो भी प्लान एक उसमें से देख के फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप स्टेप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप अपने रूम में आप जुम्बा कर सकते हैं। सो एम क्या है कि आपने खुद को फिजिकली एक्टिव करना है, आपने कैलोरीज बर्न करनी है। और जब हम खुद को फिजिकली एक्टिव करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल इंप्रूव करने से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, जिसके लिए फिर आपको फर्दर दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती। सिंपल डाइट और एक्सरसाइज, अगर आप पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए गायनोकोलॉजिस्ट पे भी जाते हैं तो वो भी आपको यही सबसे पहले कहते हैं कि आपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना है, आपने वेट रिडक्शन करनी है। और जब आपका वेट रिडक्शन होता है तो उसी से आपकी फर्टिलिटी भी इन्हांस होती है। अच्छा, लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जिन्हें ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करें? पीसीओएस का प्रॉब्लम होने के साथ साथ अगर फर्टिलिटी उनकी नहीं हो पा रही है, और तो वो किस तरह की चीज़ें खाएं या जो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाए और इसकी जो रेशो है उसको कम करें? उसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो कंसीव भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपना फॉलिक एसिड जो है उसका सप्लीमेंट जरूर लेते रहें। अच्छा, ठीक है। फॉलिक एसिड की गोली आम हमें मेडिकल स्टोर्स पे आराम से मिल जाती है। क्या वो शादी से पहले भी खानी चाहिए? बिल्कुल, जब
जब भी कोई लड़की किसी की शादी हो रही है तो ये तो वो वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा हमारा विटामिन है कि ये आपको पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो कंसेप्शन के शुरू के वीक्स होते हैं उसमें तो लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है, और अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के साथ आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो उसमें एक कॉमन चीज़ है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। बेबी के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती हाँ और जी, बाकी चीजें। हाँ। जी जी, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी न्यूरल ट्यूब है वो बननी हाँ होती जी, है, exactly. तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक तो अनहेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो अपनी शादी से पहले ही। जब आपकी यूट्रस ही मैलनरिश्ड होगी तो फिर आप एक मैलनरिश्ड प्रेगनेंसी जो है उसको आगे लेके चलना मुश्किल हो जाता है, और समटाइम्स आप उसको बॉडी उसको सस्टेन भी नहीं कर पा रही होती और मिसकैरेजेस हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लड़की के लिए भी और लड़कों के लिए भी, स्पेशली वो लड़के जो स्मोकिंग करते हैं वो स्पर्म क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है। सो मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कपल्स हु आर ट्राइंग टू कंसीव के वो अपना जिंक इनटेक अच्छा रखें। अच्छा। और जो फीमेल है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपना फॉलिक एसिड का और आयरन का जो इंटेक है वो अच्छा रखे। प्लस अगर किसी फीमेल को ये ऑलरेडी इशू चल रहा है तो हम यूजुअली मायोइनोसिटॉल का जो सप्लीमेंट है वो देते हैं, वो हमें फार्मेसी वगैरह पे इजीली मिल जाता है, और उससे भी हमारी जो कंसेप्शन है ना उसके चांसेस वो बढ़ जाते हैं। इस तरह वो फर्टिलिटी को इन्हांस करता है और पीसीओएस में बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है। अच्छा, पीसीओएस में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं ये जो ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? यूजुअली हम लोग मल्टीविटामिन्स नहीं खा रहे होते हैं जब तक हमें कोई सजेस्ट नहीं करता है, या हमें ये खदशा नहीं हो जाता कि ओहो हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, ओहो हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो गई है, तो तब तक हम लोग मल्टीविटामिन्स भी नहीं खाते हैं, सिर्फ हम लोग घर में जो बन रही होती है खाना वगैरह वही खा रहे होते हैं। जिनको पीसीओएस है उनके लिए कितना ज़रूरी है मल्टीविटामिन्स खाना, और उनके अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसी ऐसी हो रही होती है? एज सच तो कोई ये नहीं हम कह सकते कि वो कोई उनमें स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो रही होगी, बट ये कि ओवरऑल अगर तो आपके अंदर डेफिशिएंसी के साइंस मौजूद हैं और आपने अपने फिजिशियन को कंसल्ट कर लिया है, मल्टीविटामिन आपको तभी स्टार्ट करने चाहिए। ओके। जब तक आपको डेफिशिएंसी है नहीं तो खुद से आपको कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। नो, कभी भी नहीं। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं वो एक तो आयरन का सप्लीमेंट भी लेंगे और फिर क्या करेंगे दूध के साथ लेना शुरू कर देंगे, जो कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है और कैल्शियम और आयरन दोनों मेजर मिनरल्स हैं जो कि दे कम्पीट फॉर कॉमन एब्जॉर्प्शन साइड। सो दोनों ने जब एक ही जगह एब्जॉर्ब होना है तो एक ही एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अच्छा। प्लस चाय कॉफ़ी के साथ भी आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। इनकी टाइमिंग्स जो हैं वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको दोनों ही लेने पड़ रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कैल्शियम और आयरन दोनों का सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया है तो आप उसको सेम टाइम पे नहीं ले सकते। हम फिर उसमें ये कहते हैं कि मॉर्निंग में आप आयरन ले रहे हैं तो आप रात में कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें, या फिर आप उसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज पे ले लें। विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बड़ी कॉमन होती है। अच्छा, ये पीसीओएस वाले या ओवरऑल? पीसीओएस में भी। अच्छा, ठीक मतलब है। यूजुअली जिनको है उनको भी चाहिए कि वो अपना विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी लेवल्स रूटीन में अक्सर लोग इसलिए नहीं कराते कि टेस्ट महंगा होता है। अच्छा। उसके लिए ये है कि अब क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर तो इतना ज्यादा होता नहीं कम है, और हाँ। वो भी तो हमने सन ब्लॉक लगाए होते हैं और हम फुली कवर्ड और होते वैसे हैं। भी कवर्ड होके, और दूसरा देखिए आजकल धूप भी तो नहीं निकल रही ना, धूप भी नहीं निकल रही, और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट जब आप उसमें 25 से 30 मिनट धूप में बैठेंगे एक्सपोज बॉडी के साथ, तब जाके विटामिन डी आपका बनना शुरू होता है। सो विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो भी आपको लेते रहना चाहिए। अच्छा। लेकिन कंसल्ट करने के बाद, इस तरह से नहीं कि आपने जो है वो खुद को ओवरडोज कर लिया, या जिस तरह आयरन का सप्लीमेंट है इवन वो भी आयरन की भी टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर आपने कंसल्ट किए बगैर, आपको डेफिशिएंसी नहीं थी और आपने ये सोच के लेना शुरू कर लिया कि इससे ये तो मेरे सारे मसाइल का हल है, तो वो क्योंकि हमारे लिवर में स्टोर होता है और वो लिवर को डैमेज कर सकता है। ओके, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इसलिए कहा गया है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी चीज़ खाए। लेकिन क्या ये सारी जितनी भी डेफिशिएंसी है जिनकी हम बात कर रहे हैं ये मर्दों में भी हो सकती है? यूजुअली वो लोग भी इस चीज़ का इनटेक नहीं करते हैं ना, मल्टीविटामिन या इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमें उनको लगता है सिर्फ औरतों में ही डेफिशिएंसी होती है, बल्कि मर्दों में भी हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मर्दों में डेफिशिएंसीज नहीं होती, लेकिन उनके लिए जो सप्लीमेंट है वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट्स देखें तो मेल्स की जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है वो फीमेल से फ़र्क होती हैं। अब जिस तरह फीमेल को आयरन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है,
मर्दों को इतना नहीं रिक्वायर्ड होता। बिल्कुल। सो ये भी नहीं करना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ एक ही सप्लीमेंट जो है उसको खाना शुरू कर अच्छा। दिया। मेल्स के लिए जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है वो डिफरेंट होते हैं, उसमें आयरन की मिकदार कम होती है। सेम गोज फॉर एज, अगर कोई फीमेल 50+ है अच्छा, तो उसकी जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी एज कम्पेयर टू द वन जो कि अभी रिप्रोडक्टिव एज में है, द वन हु इज स्टिल वो मेंस्ट्रुएटिंग। 20s में है या अपनी उसमें है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ठीक आपको है। मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो आपकी आयरन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो है उसमें भी हमारी ठीक जो है। बॉडी की डिमांड्स हैं वो हाई होती हैं। हाँ, तो वो डिफरेंट वेरी करते हैं ना, आपकी एज के मुताबिक, आपकी बॉडी के मुताबिक, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी कर रही होती है। और ये आपको एक अच्छा डाइटिशियन या अच्छा कंसल्टेंट ही बता सकता है कि आपने किस तरह की डाइट लेनी है। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे फरवा मौजूद थी। डॉक्टर उम्मे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हम PCOS के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौरियों के हवाले से बात कर लेते हैं। आम आदमी तक महफूज और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक की फराहमी एक ऐसा ख्वाब है कि हम 7 दहाइयों के बाद भी इसकी अमली ताबीर से महरूम है। सिर्फ लाहौर में हज़ारों की तादाद में ऐसे फूड पॉइंट्स और ऐसी रेहड़ियाँ मौजूद हैं जो लाहौरियों को गैर मयारी और मुज़र सेहत खाना फराहम करने में मशगूल भी हैं और मसरूफ़ भी हैं। बात नाश्ते से शुरू होती है, दोपहर के चिक्कड़ चने से, फ्राइज़, लड्डू पीठी से होती हुई सीधा रात के कबाब और बर्गर शवारमा तक पहुंच जाती है। और फिर मुज़र सेहत केचप की बात आप ना ही करें तो मेरे ख्याल से बेहतर है। खैर, इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब फूड अथॉरिटी ने खुराक को बेहतर बनाने के लिए गली कूचों, चौक चौराहों, फूड स्टॉल्स, ठेले, ढाबों, रेडियों से मिलने वाले खानों का चेकिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया है। और पंजाब फूड अथॉरिटी ने ईट सेफ फूड कैंपेन शुरू की है। और इसमें जितने भी हमारे जनाब गली में, रेडियों पे, फूड स्टॉल्स, ठेले ढाबे हमें नज़र आते हैं, उस पर फ़रोख्त होने वाली जो खुराक है उसके मयार को बेहतर करना है। और इस मुहिम में तमाम छोटे फूड पॉइंट्स पर काम करने वाले वर्कर्स की मुफ्त हाइजीन ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और ये मुहिम कब शुरू होने वाली है, कब तक रहेगी, कितने दिनों की है और उसमें मज़ीद क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, किस तरह इसको लेकर चला जाएगा, इस पर बात करने के लिए DG फूड अथॉरिटी हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ हमें ज्वाइन किया सीनियर रिपोर्टर इमरान अकबर भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ और सर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, सबसे पहले आप ही से बात करूँगी, ईट सेफ कैंपेन आप लोगों ने शुरू की है, क्या मकसद था इसका शुरू करने का और कब स्टार्ट होगी, कब इसका एंड है? मैम, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में जो है मदऊ फरमाया। जहाँ तक ईट सेफ कैंपेन का ताल्लुक़ है, इसका मकसद जो है वो आम आदमी तक साफ़ और हफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक को की फ्राहमी को यकीनी बनाना है। हमने इसकी फ़र्स्ट फ़ेज़ के अंदर जो है वो 16 मार्केट्स, जिनके अंदर शादमान मार्केट है, लक्ष्मी मार्केट है, G1 मार्केट है, बरकत मार्केट है, फूड स्ट्रीट अनारकली है, फूड स्ट्रीट गवाल मंडी है। तो इस तरह से हमने 16 मार्केट्स को इसमें सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से आम लोग जो है वो रेडियों से, छोटे ढाबों से जो है वो खाना खा रहे होते हैं। अब इस पे 3 इसके लाजिम जुज़ हैं। एक तो ये है कि हम गैप एनालिसिस करेंगे। अच्छा। दूसरे नंबर पे हम उनकी अवेयरनेस करवाएंगे, उनको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे कि ये 6, 8, 10 चीज़ें हैं जिनको इंतहाई अहम हदायत के तौर पे समझना चाहिए। और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। और उसके अलावा हम एक स्पेशल लाइसेंस कैटेगरी जो है उनके लिए मुतारिफ़ करवाएंगे। जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, जब गैप्स को वो फिल कर लेंगे, तो इस तरह से इस कैंपेन के जब उनके वो गैप फिल हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि PFA ने इनको सर्टिफाई किया है, इनको लाइसेंस दे दिया है और ये भी
अब फूड के बेहतर स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग किस तरह दी जाएगी? वो तो उस वक्त अपनी रेडियाँ बंद करके तो नहीं जा सकते ना। मैडम ये आप देखिए कि ये क्लस्टर्स हैं ना, ये 16 क्लस्टर्स हैं। अच्छा। तो हम ये करेंगे कि 1 से 2 दिन जो है वो 2-3 सेशंस के अंदर इनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ओके। उसके लिए हमने सारा अपना जो है वो होमवर्क कर लिया हुआ है। बेसिकली वो फूड सेफ्टी, फूड हाइजीन के हवाले से, फूड की बेहतर हैंडलिंग के हवाले से, उसकी स्टोरेज के हवाले से है, इसी तरह से जिस फूड को हम जो है वो बैक एंड पे ले रहे होते हैं, ठीक है, उसकी ट्रेसेबिलिटी के हवाले से ये 6, 7, 8 जो है वो उसमें मेजर जो है ना जुज़ होंगे उस ट्रेनिंग के अंदर। उसके अलावा उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी करवाई जाएगी ताकि जो फूड हैंडलर्स हैं उनका हेपेटाइटिस A, B, C, D, E वगैरह का कोई इनको इशू तो नहीं और है। उनके कोई पे तो नहीं करना पड़ेगा? उनको हम ये जो है ना मुफ्त में कर रहे हैं। मुफ्त में जो कर रहे हैं, स्मॉल फूड हैंडलर्स हैं, कार्ट्स वाले हैं, डाबाज वाले हैं, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग भी हम जो है वो मुफ्त कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन जहाँ पर कोई काम अच्छा कर रहा हो उसे सराहना भी बनता है। तो लास्ट टाइम जब आप सर पहला इंटरव्यू था आपका हमारे साथ, तो हमने आइडेंटिफाई किया था इमरान टोरंटन मार्केट पे, आपने कहा था कि वहाँ पर चिकन ऊपर छतों पे पड़ा हुआ है और बड़ा ही मुज़रे सेहत है। तो अगले दिन ही आपने वहाँ पर छापा मारा था और सारा वहाँ पे वो कराया था। तो अच्छा काम करेंगे तो हम आपको सराहेंगे, जहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़ेगी कि हमने आपको आइडेंटिफाई करना है हम वो भी करेंगे। तो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह काम करते रहें। जी इंशाल्लाह मैम। अच्छा इमरान, अब आपकी तरफ आऊँगी कि काम तो हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लूप होल्स नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं। देखिए मुझे लगता है कि आपने मुझे ना सर के लिए थोड़ा सा साथ इसलिए कि मैं ज़रा अच्छा ये है कि ना हम तो संजीदा इश्यूज़ पे डिस्कस करते हैं। हाँ जी। मगर आज आपने जब अपने एंट्रो में बोला कि चिकन चने, हाँ। वाह वाह वाह, मैं तो चिकन चनों के पास पहुंच गया था फौरी तौर पे, साथ नान और साथ वाह, चटनी, क्या बात है। अच्छा वो जो खाने का मज़ा आता है ना, चाहे वो जैसे मर्जी हो, बंदा कहता है मैं खा लूँ बस एकदम। और रात को जब आपने कहा ना कि एंड जाके कबाब पे होता है, तो फिर मैं मामा कबाब वालों पे अच्छा, पहुंच गए थे आप? मैंने कहा जी वहाँ पे जाके कबाब खाने का बड़ा मजा। अच्छा जी ये बहुत संजीदा इशू है। हाँ जी बिल्कुल। हम तो रोज संजीदा इशू पे ही बात करते हैं, मगर ये सेहत है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब मसला ये है कि इसके लिए हमारे लाहौर शहर में जैसे कि पंजाब फूड अथॉरिटी है पूरे 36 ज़िला के लिए, मगर लाहौर शहर में इनकी काफ़ी नज़र है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, ये कमाल का इनिशिएटिव है। जी, बिल्कुल अगर true। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी सीरियसनेस दिखाएं कि हमें कम से कम रेडियो पे ना हाइजीन कैप नज़र आनी शुरू हो जाए और इनकी टिपिस नज़र आनी शुरू हो जाएं, उनके नाखून साफ आने शुरू हो जाए नज़र, तो हम जो शहरियों का इतमाद है बढ़ जाएगा। देखिए रेडी वाले पे तो अलग बढ़ना है, जिसने इनके स्टॉल ऊपर बढ़ेगा। लगाया फूड अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा बढ़ना है। और ये वो लोग हैं, ये वो जगह हैं, आपको पता है शहर लाहौर में कितनी रेडी हैं? इनके मुताबिक तो 8 से 10 हज़ार है, मगर हमारे मुताबिक 1.5 लाख रेडी है। ठीक है, मतलब ये अब मरहलावार आप मार्केट्स को चेक करेंगे। अभी पहले 16 मार्केट्स हैं या 15 मार्केट्स हैं, अब इसके बाद बाकी उनको वैल्यूएट किया जाएगा और फिर उन तक पहुंचा जाएगा। जी मैडम, इसी तरह से हम पहले फेज़ के अंदर जो है उनके गैप एनालिसिस कर रहे हैं, उसके साथ ही उनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, और जो उनकी चीज़ें होने वाली हैं अच्छे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो चीज़ें होने वाली हैं उनको हम इंशाल्लाह फुलफिल कराएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि दूसरे फेज़ के अंदर जो गैप्स हम आइडेंटिफाई करेंगे, अगर तो वो ढाबे वाले हैं या छोटी कार्ट्स वाले हैं, तो हम खुद उनको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। PPEs वगैरह हैं, ग्लव्स का यूज़ करना है, मास्क है, कैप है, ये चीज़ें भी हम खुद उनको प्रोवाइड करेंगे। और जब ये कैंपेन इंशाल्लाह जो है वो साथ साथ कंक्लूड होती रहेगी। हमारे 3 मार्केट्स में अभी हमारी कैंपेन स्टार्ट हुई है, तो जब ये कैंपेन कंक्लूड होगी तो एट द कंक्लूजन ऑफ द कैंपेन इन दीज 16 मार्केट्स हम ये कह सकेंगे कि अब इन्होंने बेहतर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है, जो कि हमारा मकसद जो है वो आम आदमी के लिए अच्छी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि इन लोगों की गैप एनालिसिस भी किया जाए, इनकी ट्रेनिंग्स करवाई जाए, मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई जाए और उन गैप्स को फिल किया जाए। लेकिन ये क्या सिर्फ ये छोटे ठेले और छोटे लोगों के लिए या बड़े रेस्टोरेंट्स के लिए भी है? उनको भी इस कैंपेनिंग के अंदर लेकर आएंगे नेक्स्ट फेज़ में, बिकॉज वहाँ पर भी बहुत सी अनहाइजीनिक चीज़ें चल रही होती है, प्रैक्टिसेस चल रही होती है।
है। अभी कल ही आप लोगों ने हमें मालम रोड पर भी कुछ बेकरीज और कुछ रेस्टोरेंट्स को भी वहाँ पर भी छापा मारा है, तो ये उनके लिए भी है, ये सिर्फ छोटे ठेलों के लिए, ढाबों के लिए? मैम इस तरह से कि हमारी रेगुलेशंस जो हैं वो तो हमने सबको जो है वो फ्लोट की हैं, जो भी हमारे साथ रजिस्टर्ड है उनको पता है कि हमने इन मेन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। हमने किचन के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना है, स्टोरेज के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखना है, जो हम फूड के हवाले से जो आइटम्स ले रहे हैं उनकी ट्रेसेबिलिटी, उसका सारा रजिस्टर हमने किस तरह से मेंटेन करना है, जो फूड हैंडलर्स हैं उनकी मेडिकल जो है वो स्क्रीनिंग करवानी है, इन सारी चीज़ों का जो है वो उनके पास वो नोटेड होता है। वो हमने सारी उनके साथ जो अवेयरनेस के पैम्फलेट्स होते हैं वो शेयर किए होते हैं। ठीक है। अब वो किसी हद तक जो है दो के गैप्स होते हैं, दो के वहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, लेकिन किसी हद तक वहाँ पे बेहतर चीज़ें भी होती हैं। ठीक तो है। हमारा जो इस कैंपेन का जो ईट सेफ फूड कैंपेन है, इसका मकसद ये था कि जो स्मॉलर मार्केट्स हैं जहाँ पे आम आदमी, जहाँ पे स्टूडेंट्स खाना खाते हैं, जहाँ पे लेबरर्स खाना खाते हैं, हम खुद भी कई दफ़ा वहाँ पे जाके खाना खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए लक्ष्मी जाते हैं, शादमान मार्केट, अनारकली जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फूड स्ट्रीट अनारकली जाते हैं। तो जब अब जाके देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, एक ऑफिशियल के साथ साथ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इन गैप्स को फिल किया जाए, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी आम आदमी वहाँ से खाना खा रहे हैं, वो तसल्ली के साथ खाना खाएं कि ये खाना जो है वो सेहत को ख़राब नहीं करेगा, अच्छा करेगा। हाँ, अच्छा करेगा। एक तो हाइजीन का ख्याल है कि दूसरा कि मिलावट से पाक भी जो है ना वो अशिया भी हमारे तक पहुँच सके। मछली के हवाले से भी मैं पूछना चाहूँगी आपको, मछली पॉइंट्स भी हैं तो उनके हवाले से भी चेकिंग हो रही है? देखिए मछली सीजन है ना, मैं ना देखिए मछली का जब सेल में आता है ना, तो वो एक फिश आ जाती है, इसकी पकाई कैसे होनी है, इसको फ्राई कैसे करना, वो तो एक SOPs हैं फूड अथॉरिटी के, वो अपने हिसाब से करते हैं। मैं तो आगे की बात करता हूँ, जब कोई कस्टमर जाता है, मैं आप सर खुद जाते होंगे, इनको पॉलीथीन बैग में देते हैं, इनकी मछली के ऊपर कोई इस तरह की अखबार में उसको पैक करके देते हैं कि वो केमिकल उसको फौरी लग जाते हैं, या इस तरह का कागज़ होता है कि जो बिल्कुल ही निचली दर्जे का रफ कागज होता है, जिसका कह दें कि वो चिपक जाता है मछली के साथ। हाँ। अब देखें कि इससे मना किया गया है, इवन कि पॉलीथीन बैग में तो ये कहा गया कि लेकर ही ना जाए, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो गोश्त हो। अब घर से कोई सामान साथ लेकर आए। अगर आपने हिफाजत, वैसे भी पॉलीथीन बैग्स के ऊपर पाबंदी है ना? पाबंदी है, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनका भी लेकिन उसका इस्तेमाल तो हो रहा है। अब कौन सा स्टैंडर्ड, आज हम इस इशू को उठाएंगे तो वो स्टैंडर्ड 3-4 दिन के लिए फिर चलेगा, फिर गायब हो जाएंगे, फिर उसके पीछे देखिए वो ये चीज़ें साथ साथ चलनी है। मगर मैं ये समझता हूँ, डेजी साहब भी ये समझेंगे और आप भी, कि लोगों को अपने आप को खुद जगाना होगा। लोगों को जिस जो कस्टमर जा रहा है दुकानदार के पास, घर से कोई चीज ले जाए, थैला ले जाए, कि भाई मुझे इसका नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे इसका फायदा है। अगर ये सवाल ये उससे करेगा, कल को कुछ भी होता है तो वो कहेगा जी मैंने इनसे पूछा था। देखें ये चीज़ें जब तक लोग खुद नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है डी साहब के मोबाइल पर इनको हज़ारों मैसेज रोज़ाना आने चाहिए कि यहाँ पे ये आते भी होंगे, ये करते भी होंगे तमाम चीज़ें। मगर मकसद ये कहने का है कि मैं फिर वही कहूँगा कि सर ये जो आपने कैंपेन शुरू की है ना, यहाँ पे कम अज़ कम हमें लोग जो हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं हम अवेयरनेस दे रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं हम ये करें, इनको कम से कम एक ना प्रॉपर तरीके से जो एक चीज़ है वो फ़रोग, जिस तरह आप शालमी के मेन बाज़ार का अगर रुख करें ना, तो अगर मुझे वो यूनिफॉर्म में बंदा नज़र आ जाएगा तो मैं आपको मैसेज करके शाबाशी देंगे। हम कहेंगे कि जी कमाल कर दिया फूड अथॉरिटी ने। मैंने आपको वो 40 दिन पहले भी कहा जब आप पहली दफ़ा आए इधर, कि पहले फूड अथॉरिटी का नाम सुनकर ना लोग डर जाते थे। मैं आपको जेन्युइन लाहौर शहर में, अब लाहौर शहर में यहाँ तो उनको पता लग गया फूड अथॉरिटी को मनाना कैसे है, या उन्होंने ना वो अपना एक ना दूसरा एंगल निकाल लिया हुआ है, सिफारिश किससे करवानी है, किस तरह से इनसे हमने कोई गैप लेना है, ये इस तरह से ना हुआ है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से फूड अथॉरिटी, सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, पूरे लाहौर में भूचाल मच जाता है उस वक्त ही कि फूड अथॉरिटी एक्टिव है, और उसके बाद यहाँ पे तो हमारी ऐसी की तैसी भिड़ जानी है। ये अभी आप लक्ष्मी चौक चले जाएं, यहाँ से कम 300 मीटर की दूरी पे है, और आप वहाँ पे किसी भी बड़े स्टोर में चले जाएं, किसी भी बड़ी बेकरी में चले जाएं, किसी भी छोटे ब्रांड पे चले जाएं, बड़े ब्रांड पे चले जाएं, रेडी पे चले जाएं, वो आपको ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाएगा। मगर मैं ये कहता हूँ कि हम कोशिश कर लें 100% ना हो, 95% ना हो, 90% ना हो, 33% हो जाए, ताकि हम 5
पास तो हो जाए। हो जाएंगे, मेरे ख्याल से हो जाएंगे। क्या कोई फंड्स की कमी है या मैन पावर की कमी है कि बाकी हर चीज़ मौजूद है आपके पास? मैम इस तरह से है कि हम बिलीव करते हैं कि अवेयरनेस जो है वो सबसे अहम चीज़ है, और गैप्स भी मौजूद हैं, और गैप्स को फिल करने के लिए हम वी डोंट गो फॉर हरासमेंट कि हम एक तरह से हम रेड करने नहीं जाते, हम इंस्पेक्शन करने जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, उनका आपने हरासमेंट नहीं फैलानी, अच्छा। आपने एक जो है वो अवेयरनेस रिलेटेड जो है लोगों को मोटिवेट इस तरह से करना है। अब मोटिवेशन के अंदर जो है वो सारी ये चीज़ें शामिल हैं कि हम उनको एनकरेज भी करें अगर अच्छा काम किया है, और अगर ख़राब काम किया है तो डिपेंड्स अपॉन जी, जो जहाँ पे अडल्ट्रेशन है वहाँ पे FIR, नो कॉम्प्रोमाइज। ओके। उसके अलावा वहाँ पे अगर मेजर SOPs को वायलेशन किया गया है तो उसको सील किया जाएगा, जिसे हम EPO कहते हैं। उसके बाद है फाइन, उसके बाद है वार्निंग। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, इसके ऊपर कोई टॉलरेशन नहीं है, लेकिन वी डोंट वांट के हम लोगों को हरास करें। ठीक है, हम लोगों को एनकरेज, अच्छे बिजनेसेस के लिए एनकरेज करेंगे, और हम टॉप एंड से लेकर जो लोएस्ट टियर है वहाँ सबको रीच आउट कर रहे हैं। आपने देखा MM आलम रोड के ऊपर भी हम गए, हमने वहाँ पे जिन्होंने बेहतर काम किया था वहाँ पे फाइन नहीं लगाया। हाँ जी, बिल्कुल। जिनके गैप्स थे हमने फाइन लगाया। वी न्यू के देवर मच कनेक्टेड पीपल। तो जहाँ पे लोगों की सेहत का ताल्लुक है, फूड को कंज्यूम करने वालों की सेहत का ताल्लुक है, वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं है, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि हमारा एंड जो है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम हफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक जो खुराक है उसकी वो ही प्रोवाइड किया जाए, और है भी ये डिपार्टमेंट बनाए इसीलिए क्या था। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ना सर ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, मगर मैं वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करूँगा कि ना इनको जिस तरह इनका एक केस भी गया हुआ है कि हमारी अपनी अदालतें होनी चाहिए। अच्छा, ठीक हम है। उसका फैसला कर सकें, क्योंकि जब ये बड़ी कोई चीज़ पकड़ लेते हैं तो वो कहीं और से जाकर पली ले आते हैं, कहीं और से जाके कुछ ना कुछ करके अपने आप को बचा लेते हैं। और इनका बहुत देर से ये केस किया हुआ है, अगर ये कैबिनेट कमेटी मंजूर कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बहुत सारे दूसरे काम भी कर रहे हैं, मगर इंसान की सेहत जो है वो फर्स्ट है। देखें हॉस्पिटल क्यों बने हुए हैं, बंदा बीमार हो तो उधर जाता है, तो वो कम हो जाएगा, इसका बहुत फर्क पड़ेगा अगर इनके केसेस जो हैं इनके पास सुनवाई हो, इन्हीं के पास अदालतें हो। हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं CM पंजाब से कि इसके ऊपर भी ज़रा गौर फिक्र किया जाए, और जो इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है उसके ऊपर काम जल्द अज जल्द किया जाए। अच्छा, दूसरा सर, जो एक्सपायर्ड मीट वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा मिल भी रहा है और आप लोग पकड़ भी रहे हैं, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइए, कार्रवाइयाँ किस तरह चल रही है? मैडम ये बहुत बड़ा इशू है, और ये बाज़ औक़ात इसको देख के दुख भी होता है कि लोग किस तरह से अपने थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ जुल्म करते हैं। बेशक। तो उनके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। और हमने पूरे सूबे में पिछले एक माह के अंदर, पिछले 40 दिन के अंदर हम तकरीबन 50,000 kg के करीब एक्सपायर्ड मीट को 50,000 किलो, और उनमें से 3-4 ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे हमारी फिजिकली वहाँ से लोगों से लड़ाई भी हुई। अच्छा। फिर वी हैड टू कॉल पुलिस, और इस तरह से करके जो है, तो अब इसका मतलब सादा सा ये है कि अगर हमने 50,000 kg के करीब जो है वो मीट एक्सपायर्ड पकड़ा है, तो हमने तकरीबन 2 लाख लोगों को उससे, उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हेल्थ हैज़र्ड्स उससे कनेक्टेड हैं, उनसे बचाया है। हमारी बिल्कुल इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। सुबह के अंदर, चनेओट, बवाना के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, सिलामाली के अंदर, रहीम यारहान, मुजफ्फरगढ़, यू नेम एनी सेकंड डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे हमने ये कार्रवाई की है। और हम जो मीट के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करते हैं, हम विजिलेंस की टीम्स काफ़ी एक्टिव होती हैं, तो हम उनको प्रॉपरली उस टीम को एनकरेज भी करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमें भी इस बात पे एनकरेज किया बेशक ऐसे। और मीट की ट्रेसेबिलिटी के हवाले से हमारे सेक्रेटरी फूड जनाब उस्मान साहब जो है, उन्होंने भी हमें हदायत जारी की हुई हैं। हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं कि हम मज़बा खाने जो स्लॉटर हाउसेज हैं उनका आउटसोर्सिंग मॉडल जो है वो प्रपोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के साथ भी मीटिंग हुई है। अभी हम उस क्योंकि इसमें 3-4 लॉज इन्वॉल्व हैं,
लाइफ स्टॉक का एक्ट इन्वॉल्व है, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट का एक्ट जो कि स्लॉटर हाउसेस को रेगुलेट करता है वो भी है, फिर फूड अथॉरिटी का अपना जो है अपना लॉ है। ठीक है, तो हम ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इंशाल्लाह मिलकर बैठेंगे और स्लॉटर हाउसेस के ऊपर, क्योंकि उनकी अगर प्रॉपर उनको हम रेगुलेट करने में कामयाब हो जाएं तो ये जो 40 दिन में हमने 50,000 kg पकड़ा है, इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा शायद हम नहीं पकड़ सकते। तो हमारे एम्बिट में तो वही आ रहा है कि हम अपनी उस विजिलेंस की टीम्स और ऑपरेशंस की टीम्स की जो है वो फाल होने से जो है वो पकड़ सकते हैं। तो हम जब आउटसोर्सिंग के मॉडल की तरफ चले जाएंगे, इसकी रेगुलेशन को बेहतर करेंगे, तो आई होप इंशाल्लाह हम इसमें बेहतरी आएगी, क्वालिटी का मीट लोगों को प्रोवाइड करने में। अच्छा, दूसरा दूध अंडे इस हवाले से भी कर रहे हैं, ये भी बहुत से ऐसे जिसमें मिलावट शुद्ध जो अशिया हैं वो हो रही होती है। दूसरा दूध का भी मैंने कुछ ऐसी दुकानें देखी हैं, वो कह रहे होते हैं जी 5 किलो के साथ 2 किलो 3 किलो फ्री दूध भी दे रहे होते हैं। वो सही दूध होता है कि वो मिलावट वाला दूध होता है, इसलिए आधा तो फ्री दे रहे होते हैं वो लोग? मैडम, ये दूध के साथ फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो ये तो बड़ी फ्रैंक सी बात है। आप अगर ग्वाले से पूछते हैं, वो कहता है जी मैं आपको 200 kg का पर लीटर दूंगा, लेकिन खालिस दूंगा। अगर आपको जो है ना, इट मीन्स के जो आपको 100 रुपये में दे रहा है या 120 के साथ एडिशनल भी थोड़ा सा दूध दे रहा है, तो वो अडल्ट्रेशन वाला दूध है। ओके, ठीक है। तो इसके हवाले से हम मिल्क ट्रेसेबिलिटी के ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। हम जल्दी से कुछ दिनों में हम वो भी कैंपेन आपसे शेयर करेंगे। अच्छा। और वो बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी है। शॉप उससे पीछे जो है व्हीकल जो उसको लेके आ रही है, पीछे कलेक्शन सेंटर है, पीछे डेयरी फार्म है, वो सारे डेयरी फार्म्स तक हम रजिस्टर करेंगे, गवालास को रजिस्टर करेंगे और हमें पता होगा कि कितनी पूरे पंजाब के अंदर कितने मिल्क गिविंग और कौन कौन कहाँ भेज रहा है, और उससे कितना मिल्क जो है वो आ रहा है और कितनी दरमियान में अडल्ट्रेशन जो है वो पाई जा रही है। इस हवाले से हम नेक्स्ट जो है ना शोज में करेंगे, क्योंकि इसकी पैकेजिंग के हवाले से भी हमने सुना था कि उसको पैक करने के हवाले से भी कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो उसके ऊपर कितना काम होगा। थैंक यू सो मच सर आज के लिए कि आप यहाँ पर आए। आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर। और इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, आपका भी बेहद शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ लाइफस्टाइल के हवाले से बात कर लेते हैं। आम तासुर है कि शुगर का जो मर्ज़ है वो सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद में ही होता है, लेकिन अब एक ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है हमें, और वो ये है कि पाकिस्तान में टाइप 1 डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों की, ख़ास करके जो बच्चों की तादाद है ना, वो 1 लाख के करीब तक पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। और इस तादाद में से सैकड़ों बच्चे हर साल बरवक्त तशखीस ना होने और इंसुलिन ना मिलने के सबब जाँ बहक भी हो जाते हैं। अब तो 1 से 7 साल के बच्चों में भी ये जो मर्ज़ है ये सामने आ रहा है, और इसकी वजूहात क्या है, कैसे बरवक्त पता चलने से हम इस मर्ज़ से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे स्टूडियोज़ में डॉक्टर हाफिज़ा नाज मौजूद हैं, जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीज़ एक्सपर्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इस डिस्कशन के लिए रखा है। डॉक्टर साहब, इसका रेशियो देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ख़ासतौर पे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा इसकी रेशियो होती जा रही है। क्या वजह है? पहले भी होती थी इतनी, है अभी ज़्यादा हो रही है, रिपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं केसेस, इस वजह से हमें लगता है? पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा है कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें डायबिटिक्स, वी आर वन ऑफ दी टॉप 3 कंट्रीज जिनके अंदर ज़ियाबतीज़ की जो अफराद हैं वो बढ़ चुके हुए हैं। सो इसके अंदर अगर रेशो की बात करें, 2 तरह की है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। सो आप चूँकि आज हमारा मौजूद ज़्यादा टाइप 1 के ऊपर है, सो टाइप 1 वो शुगर है, वो किस्म है शुगर की जो ज़्यादातर बच्चों में होती है। वो शुगर है जिसमें इंसुलिन की एब्सोल्यूट कमी होती है, यानी इंसुलिन बिल्कुल बॉडी बना नहीं रही होती। और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, उस पर हम चलते हैं। लेकिन ये जो रेशो है ये बहुत गैर यानी बहुत ज़्यादा
ये अमूमी टाइप की शुगर नहीं है या आम शुगर नहीं है। अच्छा। जो टाइप 1 शुगर है वो टाइप 2 से डिफरेंट है। और जो टाइप 1 है उसके अंदर ज़्यादातर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी रेशो 5% से ज़्यादा नहीं है टोटल पॉपुलेशन की। अच्छा। सो ये वन ऑफ द कॉमन शुगर की टाइप है, और ये वो शुगर की टाइप है जिसके अंदर मुकम्मल इलाज मुमकिन है, क्योंकि इसका इलाज इंसुलिन ही है। हाँ, लेकिन क्यों हमारा फिर जो बॉडी है वो इंसुलिन बनाना या इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती, क्या वजह है इसकी? जी देखिए, इसकी तो एक जो इसकी मेडिकली स्पीकिंग आप वजह पूछें तो होता ही है कि जो आप हमारा लबलबा है पैनक्रियाज, अक्सर लोग इससे वाकिफ़ हैं, हमारे मैदे के साथ एक छोटा सा हार्मोनल ग्लैंड एक होता है जिसको पैनक्रियाज बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उनको बीटा सेल्स बोलते हैं। ओके। सो वो सेल्स जो हैं वो ऑटोइम्यून प्रोसेस से, यानी ऑटोइम्यून प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी के अपने सेल जो कि हमारी डिफेंस के लिए, मुदाफ़ियत के लिए बनते हैं, जो बाहर के किसी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, वो सेल हमारे अपने ही किसी बॉडी के सेल के खिलाफ एक्ट करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, जो बीटा सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये ऑटोइम्यून प्रोसेस जो है वो अर्लियर इंट्रायूट्राइन लाइफ में हो सकता है, अर्लियर एज के अंदर हो सकता है, और इस प्रोसेस के नतीजे में होता ही है कि बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। बीटा सेल्स नहीं होंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगी। अब क्या है कि इंसुलिन बेसिकली है क्या? हार्मोन, ये बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। ओके। ये शुगर जो हम खाते हैं शुगर, वो हमारी बॉडी का जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। ट्रू। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन आती है, उसके बाद फैट आती है। सबसे पहला सोर्स जो बॉडी यूज करती है वो प्रोटीन है, वो शुगर है। सो अब शुगर बॉडी के अंदर चली जाएगी तो जो उसको यूटिलाइज करने के लिए हार्मोन चाहिए वो इंसुलिन है। जैसे ही हम मुंह में डालते हैं तो हमारा जो अल्लाह ने खूबसूरत मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जैसे ही हमारा लुकमा गया है मुंह में रोटी का, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है या शुगर है, वो जाके ट्रिगर कर देती है बीटा सेल्स को कि वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही हमारा खून के अंदर शुगर जाएगी, वो उसको यूटिलाइज करके उसके अंदर एनर्जी के अंदर सेल्स के अंदर यूज़ कर लेगा। अब अगर इंसुलिन नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपकी बैंक बैलेंस के अंदर बहुत सारे पैसे, बट यू कैन नॉट यूज दैम। वो ताला लगा हुआ है लेकिन चाबी नहीं है कि आप खोल के उन्हें यूज कर सकें। सो वो जो चाबी है वो इंसुलिन है। सो इंसुलिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड राइट, यानी आज अगर कह लें तो 101 ईयर्स हो चुके, 100 ईयर्स पहले डिस्कवर हो गई थी। ये ब्रेक थ्रू अगर कहें पेंसिलिन के बाद कोई बड़ी डिस्कवरी हुई है, वो इंसुलिन है जिसने इंसान की यानी इस पूरी डिजीज की नेचर चेंज कर दी। मतलब वो देखिए ना, बचा रही है ना, वो एक पूरे इंसान को बचा रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर पैदा होगी, और अगर आपको इंसुलिन मिल रही है तो इसका मतलब कि वो आपकी जान बचा रही है। सो एग्जैक्टली वही हार्मोन जो जिस्म बना रहा था, वो आप उसको प्रोवाइड कर मेक इट एंड वी कैन गिव इट टू द पेशेंट्स। इंजेक्टेबल फॉर्म में है अभी, लेकिन एग्जैक्ट वही चीज़ आपको मिल जाएगी। आप उस बच्चे को या जिसको भी इंसुलिन की कमी है, उसको हम वही अगर चीज़ दे देते हैं, इंसुलिन दे देते हैं, सो इट्स अ लाइफ सेवर फॉर देम। और टाइप 1 में सिर्फ इंसुलिन ही आपका इलाज है, ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? नहीं, क्योंकि ये जो इंसुलिन की किस्म है ये टाइप 2 से इंटायरली डिफरेंट है। ओके। टाइप 2 के अंदर और बहुत सारे मसले हैं जिसमें आपका बॉडी वेट आ जाता है, आपका लाइफस्टाइल आ जाता है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आप बैठते हैं, मोटे हो जाते हैं तो आपको टाइप 2 हो सकती है, आपकी फैमिली में टाइप 2 हो सकती है। टाइप 1 के बच्चों में तो अक्सर फैमिली हिस्ट्री भी नहीं निकलेगी। अच्छा, ये फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती तो फिर भी आपको हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। ओके। अब इसमें क्या है कि ये जो बच्चे हैं अगर इनको इंसुलिन मिल जाती है, इसी चीज़ की कमी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप उसी तरह मिमिक कर लेते हैं अपने जो आर्टिफिशियली हम चलाते हैं ना सिस्टम को, कि इंसुलिन इस टाइम पे चाहिए थी, खाना खाया है तो इंसुलिन चाहिए, उससे पहले इतनी देर पहले लगेगी, तो जब खाना खाएंगे तो उसका यूटिलाइज होने के लिए इंसुलिन चाहिए होगी, वो बॉडी के अंदर आ जाएगी, वो यूज़ कर लेगा। फिर एक बेजल कवर होता है इंसुलिन का जो 24 घंटे चलता है। वो हम रात को एक फॉर्म है जो इंसुलिन की दूसरी बेजल फॉर्म है जो कि आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, खाने के अलावा वाली जो शुगर है उसको कंट्रोल करती है, वो रात को दे देते हैं। सो एग्जैक्टली हम उसी सिस्टम को, अल्लाह मियाँ के नेचुरल फिजियोलॉजिकल सिस्टम को हम आर्टिफिशियली मिमिक कर रहे होते हैं या उसकी नकल बना रहे होते हैं।
सो इट्स नॉट दैट एफिशिएंट। जाहिर है कि जो नेचुरली है वो अल्लाह मियाँ को तो हम मिमिक नहीं कर सकते नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन ये है कि इंसान की साइंस की अल्लाह मियाँ की दी हुई अकल ही है जिसको यूज़ करके कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है और वो इंसानियत के लिए काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा बच्चों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने बात की है कि अब स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं कि 1 to 7 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें ये टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे इतने छोटे हैं, अगर एक साल के भी एज का बच्चा है तो बहुत छोटा है, वो तो नहीं बता सकता कि उसकी बॉडी में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या उसे हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि वो प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, उसको टाइप 1 है? क्या ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? सो टाइप 1 के जो साइन सिम्टम्स हैं वो एक तो तेज़ी से आते हैं, कुछ हफ्तों के अंदर ही अक्सर जो बच्चे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत बार बार अगर बच्चा पेशाब कर रहा है, रात को बार बार बेड वेटिंग हो रही है, बहुत अमूमन इनिशियल सिम्टम्स के अंदर आता है। और इसके साथ साथ भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, हर वक्त पानी पी रहा है, लेकिन घुलता जा रहा है, यानी जिस्म में वज़न की कमी हो जा रही है, वज़न कम होता जा रहा है, हड्डियाँ निकल आई हैं, प्रॉपरली हाइट गेन नहीं कर रहा। उस एज का जो बच्चा है वो अपनी बाकी बच्चों की निस्बत हाइट में पीछे रह गया है। अच्छा। सो ये बड़ी अमूमी अलामत है और ये कुछ दिनों से हफ्तों के अंदर सामने आ जाती है। अच्छा, ओके। फिर इस तरह बच्चे कुछ नहीं, अगर टाइमली ट्रीट नहीं होते हैं तो इनके अंदर एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस जिनको हम बोलते हैं या पेचीदगियाँ पैदा होने का अमल हो सकता है। जिस तरह से बच्चे के अंदर अगर इंसुलिन प्रॉपरली शुगर को यूटिलाइज नहीं करती है, मेटाबॉलिज्म नहीं करती है शुगर का, तो क्या होता है कि दूसरी मेटाबॉलिज्म यानी दूसरी जो एनर्जी सोर्सेज है, प्रोटीन और फैट, उसके ऊपर चला जाता है और उसके नतीजे में बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चा बेहोश हो सकता है, दौरा पड़ सकता है और इस बेहोशी के आलम में वो इमरजेंसी प्रेजेंट कर जाता है। कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ये एक बड़ा कॉमन इसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं और ये बड़ा जानलेवा हो सकता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि क्या न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी ये अलामात आ सकती हैं? जी, ये ज़्यादातर जो टाइप 1 है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी शुगर हो सकती है, वो बहुत ही रेयर टाइप की शुगर्स होती हैं, वो टाइप 1 नहीं होती हैं। ओके। कंजेनिटल उनको कह सकते हैं आप, या पे मौरूसी हो सकती हैं, लेकिन वो मोनोजेनिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ हैं, यानी वो डिफरेंट हैं और बहुत रेयर है। अच्छा, टाइप 1 और मौरूसी जो डायबिटीज़ है ये भी दोनों डिफरेंट हैं? जी, ये और डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ये भी दोनों डिफरेंट हैं? जी, ओके। ये जो टाइप 1 है ये ज़्यादातर 6 मंथ से ऑनवर्ड बच्चों के अंदर अलामात आ सकती हैं। ओके। जो अगर मेरा आप पूछें तो मैंने जो सबसे यंगेस्ट बच्चे देखे वो 8 मंथ्स ओल्ड है। 8 मंथ्स का है, ओके। वो देखा है, वो पेशेंट आया आपके पास जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंट जो टाइप 1 डायबिटीज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज टाइप 2। हाँ, टाइप 2 है। अच्छा, लेकिन जो मौरूसी डायबिटीज़ है उसमें क्या क्या हो सकता है और उसके साइंस एंड सिम्टम्स कब से आना शुरू होते हैं? क्या ये डेटा हमें अब मतलब साइंस हमें अभी ये बता पाई है कि नहीं बता पाई है? जी, मोनोजेनिक जो डायबिटीज़ है वो वन ऑफ द रेयरेस्ट फॉर्म है, सिंड्रोम है और इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है। अच्छा। उनके अंदर हम जेनेटिक टेस्टिंग के बाद ही ये निकाल सकते हैं। इनके अंदर पैदाइश के ऊपर ही के बाद जो है वो शुगर बहुत तेज़ी से आ सकती है। इनके अंदर मोनोजेनिक और डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। मोनोजेनिक फॉर्म्स के अंदर जो है अब इनमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट कह लें, क्या इनके अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर डिफेक्ट्स होते हैं और ये एक सिंगल जीन डिफेक्ट के ट्रांसमिट होने की वजह से होता है। सो इनके अंदर हम उन बच्चों को मोनोजेनिक जिसे कहते हैं हाई रिस्क पे या उनकी टेस्टिंग करते हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैटरनल हिस्ट्री मिल रही होती है। तो नॉट ये कि प्रेगनेंसी में माँ को शुगर हो जाती है, नहीं, GDM के नतीजे में ज़्यादातर टाइप 1 या टाइप इस तरह के मोनोजेनिक बच्चों में ट्रांसमिट नहीं हो जाती। वो वैसे बड़ा फैमिली में रन कर रही है, फैमिली के हो अंदर, सकता है। यानी माँ को है, माँ के पेरेंट्स को है, माँ के पेरेंट्स के पेरेंट्स को है। सो वो उनके अंदर हाई रिस्क पे होते हैं कि उनके बच्चों को हो सकता है। एंड इट्स क्वाइट रेयर। अच्छा, और रेयर भी है। अच्छा, दूसरा ये जो जिस टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं जो बच्चों में जो 6 मंथ से ऑनवर्ड होती है उसमें ट्रीटमेंट फिर क्या है? इंसुलिन, छोटे से बच्चे को भी इंसुलिन लगती है? जी, टाइप 1 जी, इसमें आपकी वो है तो सुनने में बड़ा वो इंसुलिन छोटे से बच्चे को लगेगी। अच्छा, यहाँ पे एक जनरली ना इंसुलिन को बड़ा ही नेगेटिव लिया जाता है और बड़ा स्टिग्मा उसके साथ एसोसिएटेड, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। अच्छा, टाइप
टाइप 1 मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी खूबसूरत चीज़ जो साइंस ने बनाई है वो इंसुलिन है, जो कि मतलब लोग कहते हैं अच्छा हमें अब अब सारी जिंदगी इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, इंसुलिन लगानी पड़ेगी, कहीं हम जाएंगे तो पहले इंसुलिन लगानी पड़ेगी, लोग इससे डरते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इट्स इंसुलिन इज़ लाइक एन ऑक्सीजन फॉर दीज किड्स, बिकॉज आपको मैंने बताया कि इंसुलिन बन ही नहीं रही है। इंसुलिन का कोई नेमुल बदल नहीं है, किसी और तरीके से आप उस शुगर को यूज़ कर नहीं सकते बॉडी के लिए, और उस बॉडी को ग्रो करने के लिए, जहन को अच्छा काम करने के लिए, बॉडी को प्रॉपर चलने के लिए शुगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन बच्चों के लिए तो बहुत क्रिटिकल। सो अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप बच्चे को इंसुलिन पे डालते हैं एक प्रॉपर तरीके से उसके खाने के साथ, उसको मैच करके कार्बोहाइड्रेट टू इंसुलिन रेशो सेट कर देते हैं। छोटा सा बच्चा, अगर जैसे आपने कहा कि 8 महीने का बच्चा आपके पास एक पेशेंट आया था, उसको आपने किस तरह इंसुलिन दी थी? उसको भी इंजेक्टेबल सीखना पड़ता है, इंजेक्शन ही होता है। बड़े कन्वीनियंट इंजेक्शंस अवेलेबल हैं इंसुलिन के, पता भी नहीं चलता है। अच्छा, बच्चे जो टॉडलर पे हो, यानी 5-6 ईयर्स के बच्चे खुद इवन इंजेक्ट कर लेते हैं अगर अब उनको अच्छा सा समझा देते हैं। बच्चे बड़े समझदार होते हैं, मैंने देखा है बाज़ जगहों पे पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार होते हैं, एंड दे लर्न टू अब ये है कि आपने उनको सिखाना भी तो है, क्योंकि उन्हें बाकी ज़िंदगी उसके ऊपर गुजारनी है। ये कुछ साल का ट्रीटमेंट नहीं है, दिस इज़ फॉर लाइफ, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग टू बी। सो यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर, एंड एज सोसाइटी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम उनको ये स्टिग्मेटाइज ना करें, उन्हें इनकरेज करें कि अगर ऐसा है तो इसको बात करें इसके बारे में, और अवेयरनेस और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें इस चीज़ को, उनको हेल्प आउट करें। कहीं आप डाइन आउट करते हैं, वो बच्चे आपके साथ होते हैं, तो आप उनको ये नहीं, बजाय इसके कि एक मसला हो गया है कि कोई कि आप कहें कि पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब आपके अंदर ऐसी चीज होगी ना, तो ऑटोमेटिकली लोग भी उसको थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। स्कूल्स के अंदर इवन मैं वही आने लगी थी कि वहाँ पर तो बच्चे बहुत ज़्यादा जाके उसके ऊपर तो हम लोग आइज नहीं रख सकते बच्चों के ऊपर, वो कैंडीज भी खाएंगे, वो शुगर वाली चीज़ें भी खाएंगे, तो क्या इससे भी उनकी शुगर बढ़ जाएगी? तो उनको किस तरह रोकेंगे फिर? जो ये टॉफियाँ और कैंडीज की आपने बात की है, या फास्ट फूड की अगर बात करें, तो ये आम बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जिस हद तक आपका अगर नॉर्मल बच्चा भी है तो उसको भी अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि शुगर तो अब ये साबित हो चुका है इट्स लाइक अ ड्रग, इट्स लाइक अ पॉइजन, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। सो टाइप 1 के अंदर मसला ये है कि हम चूंकि आर्टिफिशियली उसके सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब इसमें अगर एकदम से आप इतनी हाई लेवल ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर इनटेक कर लेंगे, तो इंसुलिन को मैच नहीं कर पाएंगे आप। सो उसके लिए उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में, और जब भी शुगर ऊपर नीचे या रोलर कोस्टर वाली एक आपकी ब्लड की चल रही हो, तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस वही हैं जो आंखों की खराबी हो सकती है, गुर्दे खराब, लेकिन अगर वेल मैनेज्ड हो तो फिर इन बच्चों में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, ना इनकी शादियों में कोई प्रॉब्लम आते हैं। आई मस्ट से दिस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टैबूज एसोसिएटेड विद इट। एग्जैक्टली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे, अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये है कि वालिदैन को भी इसके वाले से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और उस बच्चे को भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि उसने किस तरह अपनी शुगर को मैनेज करना है ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। डॉक्टर हाफिज़ा नाज हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बच्चों में जो डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है उस पर हमने बात की। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।